शब्द लॉर्ड कर्जन के थे, वही कर्जन जो 1905 में बंगाल विभाजन का कारण बना था। हालांकि उस समय कर्जन को अपनी यह बात बहुत सोच समझकर कही हुई लगती होगी, लेकिन यह भी सच है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज भी भारत की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़ी है। 1885 में इसके गठन से लेकर 1947 में भारत की आजादी तक कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, बल्कि उस समय इसका कद बहुत बड़ा था। इसका कारण यह था कि भारत के करोड़ों लोगों की उम्मीदें इसी पार्टी और इसके महान नेतृत्व पर टिकी हुई थीं, क्योंकि लोगों को यकीन था कि यही पार्टी उन्हें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाएगी। हम सभी ने कांग्रेस के इस दौर को विस्तार से पढ़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की आजादी के बाद इसका सफर कैसा रहा? अब आप ये सवाल करेंगे कि इस सफर में ऐसा क्या खास है, तो हम आपको बताते हैं कि यह सफर इसलिए रोचक है क्योंकि यह उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, जैसे कोई रोमांचक फिल्म चल रही हो। भारत के अब तक के 17 जनरल चुनावों में से 7 चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल करने और 3 अन्य चुनावों में कोalition सरकार बनाने के बाद भी आज कांग्रेस पार्टी की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई राजनीतिक विशेषज्ञ तो यह तक मानते हैं कि आज की कांग्रेस वही कांग्रेस नहीं है जो 1885 में बनी थी। तो फिर सवाल उठता है कि यह कौन सी कांग्रेस है, और यदि यह असली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है तो फिर असली आईएनसी का क्या हुआ? इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें इस पार्टी के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सफर की बात करते हैं। ये सफर उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, जो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब से लेकर 1951-52 में हुए पहले जनरल चुनावों तक भारत की संविधान सभा ही उसकी नीति बनाने वाली और विधायिका का काम करती थी। इस समय पहली बार स्वतंत्र भारत की जनता अपने मताधिकार का उपयोग करने जा रही थी। साथ ही यह चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला चुनाव भी था। लेकिन कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं थी, बल्कि इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक पार्टियां शामिल हो रही थीं, जिनमें 14 राष्ट्रीय पार्टियां भी शामिल थीं। फिर भी जब चुनाव के परिणाम आए तो वे सभी की उम्मीदों के अनुरूप ही थे, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के इस पहले महाकुंभ में कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीतकर अपना वर्चस्व स्थापित किया। इसके अलावा राज्य चुनावों में भी कांग्रेस ने सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाई, और यहीं से कांग्रेस के राजनीतिक सफर की असली शुरुआत हुई। पहले चुनाव के बाद जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो कांग्रेस की बागडोर भी उनके हाथों में थी। जवाहरलाल नेहरू 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और 1964 में उनके आकस्मिक निधन तक देश में कांग्रेस की लहर थी। नेहरू की इतनी बड़ी फॉलोइंग थी कि राष्ट्रीय चुनावों या राज्य चुनावों में कांग्रेस ही अकेली पार्टी जीतती दिखाई देती थी। इसी कारण इस दौर को हम नेहरू युग भी कह सकते हैं, क्योंकि चाहे भारत की समाजवाद आधारित आर्थिक नीतियां हों या फिर विदेश नीति में अपनाई गई नॉन अलाइंड मूवमेंट की लैंडमार्क पॉलिसी, इनमें जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव साफ नजर आता था। कांग्रेस का राज दोनों ही स्तरों पर होने के कारण राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच अच्छा सामंजस्य था, जिससे भारत में एक तरह का केंद्रीय शासन स्थापित हुआ था, जबकि संविधान में संघवाद के प्रावधान थे। लेकिन 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारत की हार के बाद अचानक कांग्रेस और नेहरू की लोकप्रियता में गिरावट आई। यह बदलाव महसूस करते हुए 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री कामराज को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। नेहरू को विश्वास था कि कामराज ही इस समय पार्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। उसी समय कामराज ने कामराज प्लान प्रस्तावित किया, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि कांग्रेस पार्टी के 6 मुख्यमंत्री और 6 वरिष्ठ मंत्रियों को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए और पार्टी के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा करने से जनता में अच्छा संदेश जाएगा और पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा। ले गया था। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए 2 प्रमुख दावेदार थे, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। हालांकि इस सब के बीच गुलजारीलाल नंदा को एक अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालना पड़ा। यह कामराज की राजनीतिक दूरदृष्टि थी कि उन्होंने मोरारजी देसाई जैसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता की जगह लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, जो न केवल सरल, ईमानदार और मेहनती थे, बल्कि गुटबाजी से भी दूर रहते थे। इस तरह शास्त्री जी के रूप में देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला, और कांग्रेस के भीतर कामराज ने अपने नेतृत्व की शक्ति दिखाते हुए पार्टी में अपनी पकड़ बनाई। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत और शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे ने उन्हें भारतीयों के दिलों में जगह दिलाई। लोग उन्हें एक साधारण, ईमानदार और मेहनती प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगे थे। लेकिन जनवरी 1966 में ताशकंद में संदिग्ध
संदिग्ध परिस्थितियों में शास्त्री जी का निधन हो गया, जिससे भारत और कांग्रेस फिर से उसी स्थिति में पहुंच गए थे जैसे नेहरू जी के निधन के बाद 1964 में थे। कांग्रेस के भीतर बढ़ते बिखराव को देखते हुए कामराज ने फिर से अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया और मोरारजी देसाई की जगह इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। हालांकि इस बार यह कामराज के लिए भी आसान नहीं था। इसके कारण कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने खुद को उपेक्षित महसूस करते हुए पार्टी छोड़ दी और अपनी अलग पार्टियां बना लीं। कांग्रेस से अलग होने वाले इन कद्दावर नेताओं और क्षेत्रीय दलों ने भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदल दिया। जो कांग्रेस अब तक एक प्रकार से वन पार्टी सिस्टम चला रही थी, उसके सामने अब मजबूती से प्रतिस्पर्धी खड़े हो गए थे। इस राजनीतिक बदलाव के दौर में कांग्रेस को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हो रही थी और यह जरूरत इंदिरा गांधी ने पूरी की, जो भारत की सबसे मजबूत और सबसे विवादास्पद प्रधानमंत्री साबित हुईं। इंदिरा गांधी की ताजपोशी के समय कांग्रेस के लिए एकजुट रहना बेहद मुश्किल था, क्योंकि न तो पार्टी के पारंपरिक नेता इस नए नेतृत्व के लिए तैयार थे और न ही इंदिरा गांधी की जमीन पर उतनी लोकप्रियता थी। यही कारण था कि कांग्रेस के भीतर विरोध की आवाजें उठने लगीं। 1967 के जनरल चुनावों में कांग्रेस की जीत के बावजूद पार्टी का प्रदर्शन उसकी पहले की छवि से बिल्कुल विपरीत था। इस स्थिति में इंदिरा गांधी ने पार्टी के भीतर ही बाएं झुकाव वाले नेताओं को मजबूत किया और साथ ही अपने फैसलों में दिग्गज नेताओं की सलाह को नजरअंदाज करते हुए अपनी दिशा तय की। जैसे कि भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी के पसंदीदा उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी की जगह इंदिरा गांधी ने वीरावी गिरी का नाम प्रस्तावित किया और कांग्रेस के आंतरिक दबाव के बावजूद बैंक राष्ट्रीयकरण के फैसले को लागू कर दिया। इसके चलते 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन इस पर भी हार न मानते हुए इंदिरा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही एक नया मोर्चा खोला, जिसे कांग्रेस आर नाम दिया गया। वहीं दूसरी ओर मूल कांग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ के नाम से जाना जाने लगा, जिसके प्रमुख नेताओं में कामराज, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा और एस के पाटिल शामिल थे। पार्टी के इस प्रकार दो गुटों में विभाजित हो जाने के कारण चुनाव आयोग ने दोनों दलों को अलग अलग मान्यता दी। जहाँ एक तरफ ओल्ड कांग्रेस को उसका पारंपरिक चुनाव चिन्ह एक हल खींचता हुआ 2 बैलों का जोड़ दिया गया, वहीं इंदिरा गांधी के को गाय और उसके बछड़े का चुनाव चिन्ह मिला। फिर भी इन सभी राजनीतिक मोर्चों के बीच इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। परिणाम स्वरूप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 705 में से 446 सदस्य इंदिरा के साथ हो गए, जबकि मूल कांग्रेस पार्टी को केवल 65 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार लोगों को यह विश्वास हो गया कि इंदिरा गांधी ही कांग्रेस की असली उत्तराधिकारी हैं और उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। इसके बाद इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ जैसे लोकप्रिय और ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे प्रगतिकारी फैसलों के कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ी। उनकी कांग्रेस ने 1971 के मिड टर्म चुनावों में शानदार जीत हासिल की। लेकिन इस कहानी में अगला मोड़ 12 जून 1975 को आया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनावी धांधली के आरोप में अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के भीतर और बाहर इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस मांग को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। इस मामले में विरोध बढ़ता देख इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद कदम उठाया। उनके सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 के तहत 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। लगभग 21 महीने तक चले इस आपातकाल के दौरान सभी विरोधी दलों के नेताओं को बिना उचित सुनवाई के जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी की सरकार और विशेष रूप से उनके बड़े बेटे संजय गांधी ने भारतीय जनसंख्या के कानूनी, राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को ताक पर रख दिया। 23 मार्च 1977 को जब आपातकाल समाप्त हुआ और जेल में बंद नेताओं को रिहा किया गया, तो लोकसभा के ताजे चुनाव जरूरी थे, क्योंकि आपातकाल के कारण पहले ही लोकसभा का कार्यकाल 2 साल बढ़ चुका था। मार्च 1977 में हुए चुनावों में जनता पार्टी के नाम से एकजुट हुए एंटी इंदिरा विपक्षी दलों ने भारी जीत हासिल की। इंदिरा गांधी अपनी लोकसभा सीट भी बचाने में नाकाम रही। इस तरह यह माना जाने लगा कि यह इंदिरा गांधी और कांग्रेस का अंत है। हालांकि इस बीच 1978 में इंदिरा गांधी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कांग्रेस से अलग होकर एक नई विपक्षी पार्टी बनाई, जिसका नाम कांग्रेस आय रखा गया। इस नाम में आय से इंदिरा गांधी की पहचान को व्यक्त किया गया। यह पार्टी 1996 तक कांग्रेस के नाम से जुड़ी रही। कांग्रेस के इस नए रूप ने मानो उसमें नई जान फूंक दी, क्योंकि 1980 में हुए जनरल चुनावों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने लैंडस्लाइड जीत हासिल की और फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आ बैठीं। 1984 के जनरल इलेक्शंस में चुनाव आयोग ने भी यह घोषणा की कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आए ही असली कांग्रेस मानी जाएगी। लेकिन इसी साल इंदिरा गांधी की हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया और एक बार फिर कांग्रेस को नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हुई। यह जिम्मेदारी इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी
गांधी ने निभाई। हालांकि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपने के साथ ही यह साफ हो गया कि अब कांग्रेस व कांग्रेस नहीं रही जो 1885 में स्थापित हुई थी। अब यह इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी जिसमें वंशवाद का प्रभाव था और यही पार्टी अब उनके पुत्र द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी। इंदिरा गांधी की हत्या से स्तब्ध देश ने कांग्रेस और राजीव गांधी को सर आंखों पर लिया और ऐसा लगा कि कांग्रेस का वर्चस्व हमेशा के लिए कायम रहेगा। लेकिन लगभग यहीं से कांग्रेस की राह मुश्किल होने लगी। 1980 के मध्य तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आ चुका था। कांग्रेस से टूटकर कई क्षेत्रीय दल मजबूत हो चुके थे और आपातकाल, जेपी आंदोलन और जनता सरकार के प्रभाव से कई नई पार्टियां अस्तित्व में आई थीं। इस समय कांग्रेस के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में जनता दल उभरा, जो जनता पार्टी, लोक दल, जनमोर्चा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मिलकर बना था। हालांकि यह दल अकेले कांग्रेस को चुनौती देने में सक्षम नहीं था, लेकिन गठबंधन बनाकर इसने कांग्रेस के सामने कई समस्याएं खड़ी कीं। 1989 से 1999 तक भारत में कई प्रधानमंत्री आए और कांग्रेस को कई नए पुराने प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा। इसी बीच 1992 में राजीव गांधी की हत्या हो गई, जिससे कांग्रेस के नेतृत्व में और भी अस्थिरता आई। लेकिन इन घटनाओं के बाद भी कांग्रेस के पुराने वर्चस्व में धीरे धीरे गिरावट आ रही थी। 1996 में कांग्रेस आय ने इंदिरा गांधी के समय जुड़े आय को अपने नाम से अलग कर दिया और फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानी जाने लगी। इस समय कांग्रेस ने अपनी गिरती लोकप्रियता और बदलते राजनीतिक हालातों को देखते हुए गठबंधन की राजनीति शुरू कर दी। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा थी, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के तहत कई छोटे छोटे दलों का नेतृत्व करने लगी थी। इस समय कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो चुकी थी और उसे अपनी जमीन फिर से तलाशने में संघर्ष करना पड़ रहा था। 1990 के दशक के मध्य तक कांग्रेस को नेतृत्व की कमी, भ्रष्टाचार के आरोपों और परिपक्व होती राजनीति के चलते संघर्ष का सामना करना पड़ा। 1998 में सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जो विदेशी पृष्ठभूमि और कम राजनीतिक अनुभव के बावजूद पार्टी की अगुवाई कर रही थीं। इस फैसले से पार्टी की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर मुहर लग गई और यह अब इंदिरा गांधी के बाद उनके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमने लगी। 25 साल बाद भी कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथों में रही और बीच बीच में उनके पुत्र राहुल गांधी को भी यह जिम्मेदारी दी गई। हालांकि कांग्रेस ने 1998 के बाद 2 लगातार टर्म्स में सरकार चलाई, लेकिन यह सरकार भी यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के गठबंधन के रूप में थी। इस तरह कांग्रेस की सरकार को रिमोट कंट्रोल की सरकार कहा जाता था, जहां सत्ता का नियंत्रण पार्टी अध्यक्ष के हाथ में था। आज के समय में कांग्रेस को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले 2 दशकों में भाजपा ने कांग्रेस से उसकी जमीन खींच ली है और राज्य स्तर पर भी कई नए राजनीतिक दल उभरे हैं। कांग्रेस के नेताओं की कमी, कमजोर नेतृत्व और परिवारवाद जैसी समस्याएं पार्टी के लिए चुनौती बन चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस ने देश को 6 प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन आज यह पार्टी केवल 2 राज्यों में ही अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो पाई है। यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी करना आसान नहीं होगा। कभी जिसने भारत को आजादी की राह दिखाई थी, आज वो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इतिहास की किताबों में दर्ज कांग्रेस का नाम आज सवालों के घेरे में है। क्या ये पार्टी सिर्फ एक बीती हुई विरासत बनकर रह जाएगी या फिर राख से उठकर फिर एक बार देश के लोकतंत्र में नई जान फूंकेगी? वक्त साक्षी है कि इस देश ने कई बार पतन को पुनर्जन्म में बदला है, मगर पुनर्जन्म केवल उन्हीं का होता है जो अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का साहस रखते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि कांग्रेस क्या थी, सवाल अब ये है, क्या कांग्रेस दोबारा वो बन सकती है जिसकी देश को कभी जरूरत थी? डोनाल्ड ट्रंप कौन है? I know what trending is better than anybody in the world. I've been trending my whole life. From the day I was born, I've been trending. I like the good publicity and I like the bad publicity. It all plays. कुछ समय पहले मैंने महसूस किया कि ट्रंप को लेकर जितनी चर्चा होती है, उसके बावजूद मैं वास्तव में उनके जीवन, उनकी सफलता की कहानी और उनके असली इरादों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। इसलिए मैंने गहराई से उनकी यात्रा को समझने की कोशिश की, कैसे उन्होंने सत्ता हासिल की और क्यों उनके नाम और चेहरे वाले इतने सारे प्रोडक्ट्स बाजार में उपलब्ध हैं। तो आइए डोनाल्ड ट्रंप के उदय की इस कहानी को साथ में खोजते हैं। धनी, निर्दयी और प्रसिद्ध उन इमारतों के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने बनाई हैं और उन शादियों के लिए जो उन्होंने तोड़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ था, जो मैनहट्टन के चमचमाते स्काईलाइन से बस एक नदी की दूरी पर है। वह 5 बच्चों में एक मध्य संतान थे। उनकी मां स्कॉटलैंड से आई थीं और उन्होंने ट्रंप परिवार का घर संभाला, साथ ही समाज सेवा में भी जुड़ी रहीं। लेकिन ट्रंप के अनुसार उनके जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव उनके पिता का था। उनके पिता फ्रेड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर एक बड़ी संपत्ति बनाई, जिससे न्यूयॉर्क में तेजी से बढ़ते किफायती आवासों का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि फ्रेड ट्रंप जुनूनी रूप से मेहनती थे और खुद को 7 दिनों के सप्ताह में 9 दिन का काम करने वाला व्यक्ति कहते थे।
डोनाल्ड बचपन से ही एक अमीर बच्चे थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें कड़ी मेहनत का पाठ पढ़ाने के लिए एक अखबार वितरण का काम सौंपा। हालांकि जब बारिश होती थी तो उनके पिता अपनी कैडिलैक कार में बैठाकर उनकी मदद करते थे। फ्रेड ट्रंप ने अपने बेटे को बचपन से ही रियल एस्टेट बिजनेस के गुण सिखाने शुरू कर दिए। वह डोनाल्ड को निर्माण स्थलों पर ले जाते थे और उन्हें जीतने की जिद सिखाते थे। उनके अनुसार जीवन में सिर्फ जीतना ही मायने रखता है। उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि वह एक राजा बनने के लिए पैदा हुआ है और उसे किसी भी चीज में जीत हासिल करने वाला हत्यारा बनना चाहिए। एक आक्रामक बच्चा डोनाल्ड ट्रंप ने खुद स्कूल में अपने व्यवहार को इसी तरह से बताया था। उनके एक संगीत शिक्षक, जिनका 2015 में निधन हो गया, ने कहा था कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें हर समय ध्यान चाहिए होता है। डोनाल्ड उन्हीं में से एक थे। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने अपने संगीत शिक्षक को घूंसा मारकर उनकी आंख काली कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें संगीत के बारे में कुछ नहीं आता। उस वक्त वह प्राथमिक स्कूल में ही थे, लेकिन इससे उनकी बचपन की जिद और आक्रामक स्वभाव झलकता है। ट्रंप ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ द डील में लिखा है कि वह बचपन से ही शरारतें करते थे, क्योंकि मुझे चीजें हिलाकर रख देना पसंद था। मैं लोगों की परीक्षा लेना चाहता था। यह बुरी भावना से नहीं था, बस आक्रामकता थी। मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में जाना। डोनाल्ड ट्रंप के पिता, जो अनुशासन के प्रति जुनूनी थे, ने उन्हें महज 13 साल की उम्र में मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल भेज दिया और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप की असली सफलता शुरू होती है। मिलिट्री स्कूल की अनुशासन प्रिय और कठोर जीवन शैली ने ट्रंप के प्रतिस्पर्धी स्वभाव को और तेज कर दिया। वहां उन्होंने अच्छे ग्रेड हासिल किए, स्वच्छता प्रतियोगिताएं जीती और अन्य छात्रों से कहते थे, एक दिन मैं बहुत प्रसिद्ध बनूंगा। अब यहाँ से हम डोनाल्ड ट्रंप के कुछ प्रमुख विचारों की एक सूची बनाना शुरू कर सकते हैं, जो उनके बचपन से ही साफ दिखने लगते हैं और जो आगे उनके पूरे जीवन में दोहराए गए। सबसे पहली बात, ट्रंप जीतने के दीवाने हैं। आप इसे उनके बचपन से लेकर उनके पूरे जीवन में देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बेसबॉल को लेकर बहुत उत्साहित थे। उनके बेसबॉल कोच ने कहा था, डोनाल्ड हमेशा हर चीज में नंबर 1 रहना चाहता था। वह जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था और वह चाहता था कि लोग यह जाने कि वह पहले स्थान पर है। टीनेज डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री अकादमी में साल भर मेहनत करते रहे, जहां उन्होंने अन्य कैडेट्स के ऊपर कप्तान का पद प्राप्त किया। गर्मियों में वह क्वींस लौटकर अपने पिता के साथ काम करते थे और रियल एस्टेट बिजनेस के गुण सीखते थे। ये दोनों अनुभव उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करते हैं और उनके भविष्य की नींव रखते हैं। उनका सफर तब आगे बढ़ता है जब वह कॉलेज जाते हैं। ट्रंप कॉलेज में दाखिला लेते हैं, लेकिन अभी भी निश्चित नहीं है कि किस दिशा में जाना है। वह लॉस एंजलिस में फिल्म स्कूल जाने और फिल्म निर्माता बनने के बारे में सोचते हैं। क्या होता अगर डोनाल्ड ट्रंप एक फिल्म निर्देशक बन जाते? यह एक दिलचस्प कल्पना है, लेकिन अंततः उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। उन्होंने अर्थशास्त्र और बिजनेस की पढ़ाई की। अब यह 1970 के दशक की बात है। वियतनाम में युद्ध चल रहा था और नौजवानों की भर्ती हो रही थी, लेकिन ट्रंप को 4 बार शैक्षिक छूट मिली, जिससे उन्हें सेना में जाने से छूट मिल गई। कॉलेज खत्म करने के बाद भी वह भर्ती के योग्य होते, लेकिन उन्हें हील बोन एडी की हड्डी की समस्या के कारण एक और छूट मिल गई। हालांकि इस पर विवाद है, क्योंकि जिन डॉक्टरों ने ट्रंप के लिए यह सर्टिफिकेट लिखा था, वे उनके पिता फ्रेड ट्रंप की इमारतों में रहते या काम करते थे। कई लोगों का मानना है कि यह एक एहसान था, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध में भेजे जाने से बचाया जा सके। जो भी हो, ट्रंप युद्ध में नहीं गए और इसके बजाय अपने पिता के पहले से ही सफल रियल एस्टेट बिजनेस में शामिल हो गए, जहां वे ब्रुकलिन और क्वींस में निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए अपार्टमेंट्स बना रहे थे। 1964 का एक महत्वपूर्ण क्षण जो ट्रंप के व्यक्तित्व को और उजागर करता है, न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा पुल बनकर तैयार हुआ था। यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था जो ब्रुकलिन को स्टेटन आइलैंड से जोड़ता था। इसके उद्घाटन समारोह में फ्रेड ट्रंप को आमंत्रित किया गया था और उन्होंने डोनाल्ड को भी वहां आने के लिए बुलाया। डोनाल्ड वहां बैठे बैठे एक चीज पर गौर करते हैं। जिस व्यक्ति ने पुल को डिजाइन किया था वह समारोह में तो था, लेकिन वह सिर्फ एक कोने में खड़ा था। ट्रंप ने बाद में इस बारे में कहा, किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। ट्रंप ने उसी वक्त यह सीखा कि अगर आप लोगों को अपनी मर्जी से आपके साथ व्यवहार करने देंगे तो वे आपको मूर्ख बना देंगे। मैं कभी भी बेवकूफ नहीं बनना चाहता। उन्होंने हमें बेवकूफ बना दिया, जैसे हम कुछ भी नहीं थे। यह एक महत्वपूर्ण सबक था। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिर्फ जीतना ही काफी नहीं था, बल्कि यह भी जरूरी था कि वह पहचाने जाएं। उनके लिए ध्यान और मान्यता बेहद मायने रखते थे। इसके बाद ट्रंप अपने पिता के बिजनेस में गहराई से शामिल हो जाते हैं और सीखना शुरू करते हैं। अब वह केवल 20 साल के थे, लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ बड़े विवादों का सामना करना पड़ा, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। 1970 के दशक में अभी सिविल राइट्स एक्ट, नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, जिससे जाति के आधार पर भेदभाव करना अवैध हो गया था।
अमेरिकी सरकार का न्याय विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अपार्टमेंट्स में अंडरकवर एजेंट्स भेजता था ताकि पता लगाया जा सके कि क्या मकान मालिक किराएदारों के चयन में भेदभाव कर रहे हैं। यह जांच अंततः ट्रंप अपार्टमेंट्स तक भी पहुंचती है। न्याय विभाग के एजेंट एक अश्वेत व्यक्ति को अंडरकवर भेजते हैं जो किराए पर अपार्टमेंट लेने के लिए आवेदन करता है, लेकिन वे जल्दी ही एक पैटर्न देखने लगते हैं। जहां भी कोई अश्वेत या स्पेनिश व्यक्ति अपार्टमेंट लेने जाता, उसे बताया जाता कि वहां कोई खाली अपार्टमेंट नहीं है। और फिर ठीक इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ एक श्वेत व्यक्ति को उसी प्रकार के अपार्टमेंट के लिए भेजता और अचानक वहां अपार्टमेंट उपलब्ध हो जाता। DOJ के अधिकारियों ने इसे बार बार दोहराया और उन्होंने एक सुनियोजित नस्लीय भेदभाव का पैटर्न देखा। और फिर 1973 के एक दिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके पिता पर मुकदमा दायर कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम फ्रेड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप मैनेजमेंट इंक। DOJ ने उन पर जाति और रंग के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। जांच में पाया गया कि मैनेजर किराएदारों के आवेदन पत्रों पर C लिख देते थे जो कलर, रंग या निय को इंगित करता था। यहाँ एक रेंटल आवेदन की कॉपी है और शायद यही वह C है जिसका उल्लेख DOJ की रिपोर्ट में किया गया था। हालांकि मैंने इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की है। एक दरबान डोरमैन ने गवाही दी कि उसे आदेश दिया गया था कि अश्वेत आवेदकों को किराए की वास्तविक कीमत से दोगुनी बताई जाए। जब इस बारे में सुपरवाइजर से पूछा गया कि कुछ आवेदकों को क्यों अस्वीकार किया जा रहा है, तो उसने कहा, मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे मालिक ने मुझे करने को कहा है। मुझे अश्वेत परिवारों को अपार्टमेंट किराए पर देने की अनुमति नहीं है। DOJ ने पाया कि यह भेदभाव ट्रंप की 14,000 से अधिक यूनिट्स में फैला हुआ था। यह मुकदमा बहुत बड़ा मामला था। यह अपने समय के सबसे बड़े फेयर हाउसिंग न्याय संगत आवास मामलों में से एक था। यह देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स का वह फ्रंट पेज जो इस खबर के प्रकाशित होने के अगले दिन छपा था। शहर में बड़े मकान मालिकों पर अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव करने का आरोप। 27 साल के डोनाल्ड ट्रंप को इस मुकदमे से गहरा झटका लगा, लेकिन आरोपों को स्वीकार करने और DOJ से समझौता करने के बजाय उन्होंने जवाबी हमला किया। और यहाँ हमें डोनाल्ड ट्रंप के एक और पैटर्न की झलक मिलती है। जब भी उन पर आरोप लगते हैं, वे लड़ाई करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रंप्स ने DOJ के खिलाफ एक $100 मिलियन का मुकदमा दायर किया, ये दावा करते हुए कि DOJ ने झूठे आरोप लगाए हैं। लेकिन जज ने इस मुकदमे को तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि इसका कोई आधार नहीं है। फिर भी ट्रंप लड़ते रहे। इस दौरान ट्रंप ने कहा, मैं लड़ना पसंद करता हूं, क्योंकि एक बार अगर आपने हार मान ली तो लोग आपको एक कमजोर इंसान समझने लगते हैं। तो वे बिना किसी ठोस बचाव के सालों तक लड़ते रहे। आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी, लेकिन देखिए उन्होंने इसे कैसे किया। वे कभी भी स्वीकार नहीं करते कि वे गलत थे। उन्होंने DOJ के साथ एक समझौता किया जिसमें उन्हें कोई अपराध स्वीकार नहीं करना पड़ा, लेकिन कुछ बदलावों के लिए सहमत होना पड़ा। उन्हें यह सुनिश्चित करना पड़ा कि उनके अपार्टमेंट्स सभी जातियों के लिए खुले हैं। उन्होंने अखबारों में विज्ञापन दिए जिसमें लिखा था कि ट्रंप अपार्टमेंट्स सभी को किराए पर दिए जाते हैं, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो। लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें कोई दोषी नहीं ठहराया गया। फाइटिंग नो मैटर व्हाट, किसी भी हाल में लड़ाई करना का मतलब है कभी यह स्वीकार न करना कि आप गलत हैं, कभी माफी न मांगना, कभी झुकना नहीं। हर इंसान किसी न किसी स्तर पर जिम्मेदारी से बचता है, लेकिन ट्रंप ने इसे अपनी पहचान बना लिया। लेकिन इस मुकदमे से एक और बड़ा बदलाव आया। डोनाल्ड ट्रंप को अपने पिता के बिजनेस से दूर कर दिया। उन्हें मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को अपार्टमेंट किराए पर देना पसंद नहीं था। यह उनके लिए बहुत अधिक परेशानी पैदा कर रहा था। याद रखिए, वह एक अमीर न्यूयॉर्क परिवार में बड़े हुए थे। उनकी प्रतिष्ठा और कनेक्शन थे। उन्हें वैभव, लग्जरी और शोहरत की चाह थी, और क्वींस में इनमें से कुछ भी नहीं था। इसलिए अपने 30 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपना ध्यान नदी के पार लगाया, मैनहट्टन पर, जहां धन, प्रतिष्ठा, भव्यता और न्यूयॉर्क सिटी का उच्च वर्ग बसता था। और बहुत जल्द वे इस सब के शीर्ष पर पहुंचने वाले थे। लेकिन ऐसा तुरंत नहीं हुआ। असल में जब ट्रंप मैनहट्टन में आए तब यह शहर पतन की कगार पर था। यहाँ कई इमारतें खाली और जर्जर थीं। यह अपने सुनहरे दिनों की एक फीकी याद बन चुका था। लेकिन ट्रंप ने इसे एक अवसर की तरह देखा। जब बाकी निवेशक इस शहर में पैसा लगाने से कतरा रहे थे, ट्रंप ने इसे फिर से जीवंत करने का सपना देखा। यहाँ उस टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद है। न्यूयॉर्क टाइम्स का इस समय के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर फीचर देखें। लंबे, दुबले, सुनहरे बालों वाले, चमकदार सफेद दांतों वाले, तेज तर्रार और लगातार बोलते रहने वाले इंसान जो मानते थे कि न्यूयॉर्क या तो बहुत बेहतर होगा या बहुत बुरा। और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह बहुत बेहतर होने वाला है। यह भविष्यवाणी काफी सटीक थी।
अगले दशक में ट्रंप ने अपने पिता की कंपनी, उनके संपर्कों, पैसों और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल किया पुराने जर्जर इमारतों को खरीदकर उन्हें भव्य तरीके से पुनर्निर्मित करने के लिए। इसमें 5th एवेन्यू पर एक पुराना डिपार्टमेंट स्टोर खरीदना भी शामिल था, जिसके ऊपर उन्होंने अपना सबसे प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट ट्रंप टावर खड़ा किया। मिड टाउन मैनहट्टन में 68 मंजिला इमारत या 58 मंजिल। ट्रंप को अपने बिल्डिंग्स की मंजिलों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत है। खैर, बात यह है कि शहर को यह इमारत काफी पसंद आई। यह एक शानदार रिनोवेशन था, एक अनूठी शैली की इमारत। लेकिन इस इमारत से भी ज्यादा इसे ट्रंप ने खुद पसंद किया, क्योंकि वे जीत रहे थे। बहुत कम समय में उन्होंने क्वींस में अपने पारिवारिक बिजनेस से अलग होकर खुद को स्थापित कर लिया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। ऐसी पहचान जो वैभव, प्रतिष्ठा, विशेषाधिकार और ध्यान आकर्षित करने का प्रतीक थी। संगमरमर, सोना, स्तंभ, झरने, महोगनी वुडवर्क, झूमर और उनके लिए और उनके परिवार के लिए एक 3 मंजिला पेंट हाउस जो ऐसा लगता था मानो यूरोपीय महल और लास वेगास का मेल हो गया हो। लेकिन याद रखें, ट्रंप के लिए केवल जीतना ही काफी नहीं था। अब उन्हें सबको इस जीत के बारे में बताना था और सबसे जरूरी बात, उन्हें इसकी कहानी अपने नियंत्रण में रखनी थी। कहानी यह नहीं होनी चाहिए कि वे एक अमीर पिता के बेटे थे जिन्होंने उन्हें पैसे, प्रतिष्ठा और संपर्क दिए जिससे वे यह सब कर पाए। असल में इनमें से कई सौदे टैक्स छूट और वित्तीय हेरफेर के जरिए संभव हुए थे, जिनमें कभी-कभी बैंकों से झूठ बोलकर कर्ज लेना भी शामिल था। आज कोर्ट के फैसलों से यह सब सामने आ चुका है, लेकिन तब लोगों को बस ये कहानी सुनाई गई कि ट्रंप एक मेहनती और चतुर व्यापारी थे जिसने खुद को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। और ईमानदारी से कहें तो वह स्मार्ट तो थे ही। यहीं से ट्रंप की मास्टर स्टोरी टेलिंग शुरू होती है। उन्होंने कानून को मात देते हुए अपनी एक अद्भुत सफलता की कहानी गढ़ी जिसे लोग खुशी खुशी सुनने को तैयार थे। और इसका सबसे बड़ा आधार था उनका एक विश्वास, लोगों को एक सपना बेचना पसंद है। और यह सिर्फ मेरा अनुमान नहीं है, उनकी किताब में वे लिखते हैं, मैं लोगों की कल्पनाओं के साथ खेलता हूँ। लोग खुद से बड़ा नहीं सोचते, लेकिन वे उन लोगों से प्रभावित होते हैं जो ऐसा करते हैं। इसलिए कभी कभी थोड़ी अतिशयोक्ति बुरी नहीं होती। लोग यह विश्वास करना चाहते हैं कि कोई चीज सबसे बड़ी, सबसे शानदार और सबसे महान है। यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक है और वे सही थे। लोगों को सपने बेचना पसंद है। 1980 के दशक के मध्य तक ट्रंप का टावर और उनकी बड़ी शख्सियत ने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। अब वे केवल एक रियल एस्टेट डेवलपर नहीं थे, बल्कि एक ग्लैमरस सेलिब्रिटी बन चुके थे जो हमेशा पार्टियों, महिलाओं और मशहूर हस्तियों के साथ घिरे रहते थे। और इसमें उनकी सबसे बड़ी सहायता की न्यूयॉर्क के टैब्लॉइड अखबारों ने। 15 वर्षों में वे 87 बार इन अखबारों के पहले पन्ने पर आए। और यह कोई संयोग नहीं था, ये उनकी रणनीति थी। उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि कैसे मीडिया को अपने पक्ष में किया जा सकता है। उनकी सोच थी कि कोई भी पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी होती है, चाहे वह नस्लीय भेदभाव का मामला हो, माफिया से जुड़े लोगों को रिश्वत देना हो या फिर कैसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग करना। अगर आप लोगों को एक भव्य, आकर्षक जीवन शैली का सपना बेच सकते हैं तो वे इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देंगे। ट्रंप ने मीडिया को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखने का हुनर सीख लिया। यहाँ तक कि जब उनकी पहली पत्नी इवाना ट्रंप के साथ उनका तलाक सुर्खियों में आया, उन्होंने इसका भी फायदा उठाया। ट्रंप एक अभिनेत्री मार्ला मैपल्स के साथ अफेयर में थे और न्यूयॉर्क टैब्लॉइड इसे लेकर दीवाना था। लेकिन ट्रंप इसे छिपाने के बजाय इसे भड़काने लगे, क्योंकि इससे उन्हें और प्रसिद्धि मिली। उन्होंने यह सब जानबूझकर किया, क्योंकि इससे उनके रईस प्लेबॉय की छवि को और मजबूती मिली। मीडिया को मैनेज करने में ट्रंप इतने माहिर हो गए थे कि वे खुद पत्रकारों को सूचनाएं दिया करते थे, लेकिन एक फर्जी नाम से। उन्होंने कई बार जॉन मिलर या जॉन बैरन नाम का इस्तेमाल कर पत्रकारों को खुद के बारे में फर्जी जानकारी दी। 1984 में उन्होंने फोर्ब्स मैगजीन के एक रिपोर्टर को कॉल कर कहा कि वे ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने झूठा दावा किया कि ट्रंप के पास अपने पिता के बिजनेस का 90% मालिकाना हक है, जिससे उनका कुल नेटवर्थ $100 मिलियन हो जाता है। और यह चाल काम कर गई। फोर्ब्स ने सच में ट्रंप को $100 मिलियन का मालिक लिख दिया, जबकि हकीकत में वह सिर्फ $5 मिलियन के मालिक थे। ब्रांड ट्रंप का जन्म 1980 और 1990 के दशक में ट्रंप ने अपने नाम को ब्रांड में बदल दिया। ट्रंप एयरलाइन, ट्रंप द गेम, एक तरह का मोनोपोली। ट्रंप वोडका, हालांकि वे खुद शराब नहीं पीते। ट्रंप यूनिवर्सिटी, जिसे बाद में ठगी के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। ट्रंप स्टेक्स, ट्रंप कैसिनो, यहाँ तक कि ट्रंप नाम का यूरिन टेस्ट किट भी बेचा गया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने इनमें से अधिकतर बिजनेस को खुद चलाया ही नहीं। असल में उन्होंने बस अपना नाम लाइसेंस किया। ट्रंप टावर जैसी कई इमारतों पर उनका न मालिकाना हक था, न वे उन्हें चलाते थे, लेकिन नाम ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। ट्रंप अत्यधिक संपन्न परिवार से थे, लेकिन उन्होंने खुद को हर आम अमेरिकी की तरह पेश किया।
उनके प्रशंसक मानते थे कि उन्होंने यह सब खुद की मेहनत से हासिल किया, जबकि सच्चाई यह थी कि यह आधा सच और आधा कल्पना था। एक सुनियोजित ब्रांडिंग, यह सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था, एक सपना बेचना जो लोग देखना चाहते थे। अगर कुछ भी कहा जाए तो यह होशियारी थी। मेरा निष्कर्ष ये है कि ट्रंप की मुख्य प्रतिभा पारंपरिक अर्थों में एक व्यवसायी होने की नहीं थी, बल्कि वह एक बाजारू व्यक्ति, एक शोमैन और एक विक्रेता थे। खुद को और अपने द्वारा निर्मित कल्पना को बेचने की उनकी क्षमता ने उन्हें सफलता दिलाई। उनका उदय पूरी तरह से इसी कौशल से समझाया जा सकता है, इस तथ्य के साथ कि वह पहले से ही अपार धन संपदा में पैदा हुए थे, जिसने उन्हें शुरुआत में ही लाभ दिया। लेकिन अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ट्रंप ने यह बड़ी काल्पनिक छवि बना ली थी जो वास्तव में काम कर रही थी। वह बहुत सारा पैसा कमा रहे थे और वह एक प्रतीक बन चुके थे। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत तक उनका ब्रांड थोड़ा फीका पड़ने लगा। उनका व्यावसायिक साम्राज्य गिरावट में था। उनके कैसीनो दिवालिया हो रहे थे और ऐसा लगने लगा कि उनके सुनहरे दिन खत्म हो सकते हैं। लेकिन यह स्थिति 2004 में बदल गई, जब उन्होंने एक बार फिर अपने व्यक्तित्व को भुनाने में सफलता हासिल की, इस बार एक रियलिटी टीवी शो में। इस शो की संकल्पना सर्वाइवर नामक रियलिटी टीवी शो के निर्माता द्वारा की गई थी और यह वास्तव में शानदार थी। ट्रंप इस शो में एक बॉस की भूमिका निभा रहे थे जो अपने विशाल व्यावसायिक साम्राज्य की देखरेख करता है। प्रतियोगी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे, यह साबित करने के लिए कि वे इस बड़े बॉस को प्रभावित कर सकते हैं। यह शो एक जबरदस्त हिट साबित हुआ, जिसने करोड़ों दर्शकों को अपनी ओर खींचा और ट्रंप की छवि को फिर से जीवंत कर दिया, बल्कि इसे और भी ऊंचा उठा दिया। ट्रंप अब हर अमेरिकी घर में पहचाने जाने लगे। यह वह भूमिका थी जिसकी तैयारी वह पूरी जिंदगी से कर रहे थे, एक शोमैन, लोगों का मनोरंजन करने वाला जो अपने ब्रांड और छवि को मजबूत कर रहा था। द अप्रेंटिस नामक यह शो 14 सीजन तक चला और यह ट्रंप के अगले कदम राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ की नींव रखता है। ट्रंप पहले भी राजनीति में प्रवेश करने की संभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर चुके थे, लेकिन 2000 के दशक में जब वे द अप्रेंटिस पर अपनी छवि को तराश रहे थे, तब उन्होंने राजनीति में खुद को और अधिक सम्मिलित करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए 2008 में जब उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बराक ओबामा की नागरिकता पर सवाल उठाया था। यह नस्लवादी बयानबाजी का एक स्पष्ट उदाहरण था जिसने कई अमेरिकियों को नाराज कर दिया। ये उस समय के साथ भी मेल खाता था जब द अप्रेंटिस की रेटिंग में भारी गिरावट आ रही थी। धीरे धीरे ट्रंप के अधिकांश ब्रांडेड उपक्रम बंद हो गए और ऐसा लगने लगा कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। लेकिन अब तक हम इस आदमी को जान चुके हैं। वह जीतने और इसकी पहचान पाने की असीम लालसा से प्रेरित थे और इसके लिए उनके पास एक आजमाया हुआ तरीका था। 2015 में ट्रंप ने एक एस्केलेटर से उतरते हुए अपनी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा की और एक बार फिर उस सुर्खियों में कूद पड़े जिन्हें वह भलीभांति समझते थे। जब उनसे बाद में पूछा गया कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ने का फैसला क्यों किया, तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं इसे इस तरह देखता हूँ, मेरे बहुत सारे अमीर दोस्त हैं लेकिन कोई उन्हें नहीं जानता। उन्हें पहचान के लिए लड़ना था, अन्यथा वे किसी और के हाथों मूर्ख बन जाते। इसलिए उन्होंने अपनी अथक कार्यशैली, उत्तेजना फैलाने, विभाजन करने, झूठ पर झूठ बोलने और धमकाने की अपनी क्षमता का उपयोग किया और खुद को अमेरिका के केंद्र में ला दिया। छोटे मंचों पर वर्षों तक अभ्यास करने के बाद उन्होंने अब सबसे बड़े मंच पर कदम रखा और बेहद कुशलता से आम आदमी होने की कल्पना को बेचा, जबकि वे कभी भी आम आदमी की तरह नहीं जिए थे। और यह काम कर गया। उन्होंने चुनाव जीत लिया। उन्हें सबसे ज्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने निष्पक्ष रूप से जीत हासिल की और 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहे। और जब वह चुनाव हार गए तो उन्होंने वही किया जो वह हमेशा करते हैं, जिसे हम पहले से ही अनुमान लगा सकते थे। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय उस प्रणाली पर हमला कर दिया जिसमें वह हार गए थे। उन्होंने अपने झूठ को गुस्साई जनता को बेचा जिन्होंने उन पर विश्वास कर लिया और इसके परिणाम स्वरूप हमारी नाजुक लोकतांत्रिक व्यवस्था को गहरी क्षति पहुंची और करोड़ों लोग अब भी उन्हें पसंद करते हैं। ऐसे कारण हैं कि सत्ता की कार्य प्रणाली को समझने वाले रिपब्लिकन इस बात से डरते हैं कि वह वापस आ रहे हैं और फिर से राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ रहे हैं। डिक चेनी, जो एक रूढ़िवादी रिपब्लिकन के प्रतीक हैं, ने कहा, हमारे देश के 248 साल के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो हमारे गणराज्य के लिए डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा खतरा हो। उन्होंने पिछला चुनाव चुराने की कोशिश की, झूठ और हिंसा का उपयोग करके खुद को सत्ता में बनाए रखने की कोशिश की। जब मतदाताओं ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, उन पर फिर से सत्ता के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। वह उन कई रिपब्लिकनों में से एक हैं जिनमें उनके पूर्व उपराष्ट्रपति भी शामिल हैं, जो जानते हैं कि हमारा देश कैसे काम करता है, हमारी प्रणाली कितनी नाजुक है और ट्रंप की कार्य प्रणाली को स्पष्ट रूप से समझते हैं। और यह उन्हें डराता है। यह हमारे देश के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करता है। यह सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह अजीब है, यह अलग है, यह वास्तव में हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक चिंता का विषय है। और अब
जब अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय एक नया फैसला सुना चुका है जिसमें एक मौजूदा राष्ट्रपति को कानून से छूट दी गई है। ये ऐसे समय में हुआ है जब सरकारी अभियोजकों द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मामलों की संख्या बढ़ रही है, न कि इसलिए कि कोई डीप स्टेट उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, न कि इसलिए कि डेमोक्रेट्स ने किसी साजिश के तहत यह किया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कानून तोड़ा है और हमारी प्रणाली उन्हें जवाबदेह ठहराने की कोशिश कर रही है। अब जब ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, मैं देख रही हूं कि वही पुराने नियम और रणनीतियां दोबारा सामने आ रही हैं। उनके पास एक आजमाया हुआ तरीका है और वह इसे बार बार उपयोग करेंगे। उनका पूरा जीवन, उनका नेतृत्व, उनका व्यक्तित्व, सब कुछ इस एक विचार पर केंद्रित है कि उन्हें हर हाल में ऊपर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और वह इसके लिए पूरी दुनिया को दांव पर लगाने को तैयार है।